जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर मॉडल पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को मॉडल पेपर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो PDF वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। ये सब जैसे क्वेश्चन है ना, इसी का आंसर आपको नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे में उसका आपका आंसर दे दिया है। देखिए यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, 30 को आंसर दे दिया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 से। ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको बता दे रहे हैं, कॉपी कलम ले लीजिए और साइड में आप नोट कर लीजिए कि अति लघु प्रश्न जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है और आप लोगों का जो है 38 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 39 से स्टार्ट होगा और 46 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 47 से आप लोगों का जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा और ये चलेगा आपका 52 तक। तो डायरेक्ट हम लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, केवल एक वीडियो और पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है इतनी फास्ट, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देने का काम करेंगे, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 31 का कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित, साहित्य, कला, धर्म और शिक्षा का बहुत विकास हुआ था। आर्यभट्ट, कालिदास और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान व्यक्ति इसी काल में हुए थे। ठीक है, इसीलिए इसको जो है स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरा सवाल आपका था पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों का अधिकार होता है। संपत्ति, निर्णय और वंश पर नियंत्रण पुरुषों के पास रहता है तथा महिलाओं को अधीन भूमिका में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया था गोत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, गोत्र किसी व्यक्ति के वंश या उस ऋषि की पहचान है जिससे उसका संबंध होता है। यह विवाह और वंश परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समान गोत्र वाले व्यक्ति के बीच विवाह वर्जित माना गया है। ठीक है, तो यह हो गया गोत्र। उसके बाद अगला सवाल था दीप वंश और महावंश किस देश से संबंधित है। देखिए, दीप वंश और महावंश दोनों ग्रंथ श्रीलंका देश से संबंधित है। इन ग्रंथों में श्रीलंका के इतिहास, बौद्ध धर्म के प्रचार तथा राजाओं के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। देखिए, कहा गया है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। आइए आंसर में देखते हैं। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया और 4 मठों की स्थापना की, जिसे धार्मिक एकता और भक्ति की भावना पूरे भारत में फैली। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आया है कि गोपुरम क्या है। देखिए, गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का ऊंचा और कलात्मक द्वार होता है। ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित होता है और मूर्तियों, शिल्पों व नक्काशी से सुसज्जित रहता है, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। कहा गया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। देखिए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा था। इसी से भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की व्यापार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि साइमन कमीशन भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा जो है विरोध क्यों किया गया। देखिए, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य जो है शामिल नहीं था। यह केवल अंग्रेजों से बना था, इसलिए भारतीय नेताओं ने साइमन गो बैक का नारा देकर इसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। यहाँ से आप थोड़ा सा जो है अति लघु से अब हम लोग लघु में आ चुके हैं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है आपका मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था। देखिए,
मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और लोहे की खदानें पास में थी, जिससे युद्ध के लिए हथियार बनाना आसान था। गंगा नदी और परिवहन के प्रमुख साधन थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। कहा स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। देखिए, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक है जिन्हें भगवान बुद्ध की अस्थियों या अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। इनका निर्माण ईंटों और पत्थरों से गोलाकार गुंबदाकार आकार में किया जाता था। अशोक महान ने पूरे भारत में अनेक स्तूप बनवाए, जैसे सांची का और सारनाथ के स्तूप। ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। कहा गया अल बिरूनी कौन था, भारत यात्रा का उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, अल बिरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार था। वह गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत आया था। उसका उद्देश्य भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज का अध्ययन करना था। उसने तहकीक हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। कहा गया है कि खानका से आप क्या समझते हैं। देखिए, खानका सूफी संतों के निवास स्थान या आश्रम को कहा जाता है, जहां वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। यहां लोगों को प्रेम, भक्ति, समानता और सेवा का संदेश दिया जाता था। यह धार्मिक और सामाजिक सुधार का केंद्र भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। कहा गया है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, आपको बतानी है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद हुआ था। इसमें विजयनगर की सेना को दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों ने पराजित कर दिया। इसके बाद राजधानी को लूटा गया और साम्राज्य कमज़ोर होकर कई छोटे राज्यों में बंट गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। कह रहा है कि मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। मुगल काल में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और बावड़ियां प्रमुख साधन थे। अकबर ने कई नहरें बनवाई, जिनमें लाहौर की नहरें प्रसिद्ध थी। किसान बैलों द्वारा पानी निकालकर खेतों की सिंचाई करते थे, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। कहा गया अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। इसमें जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बनाया गया और उन्हें निश्चित राजस्व सरकार को देना होता था। इससे सरकार को नियमित आय मिली, परंतु किसानों का शोषण बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। कहा गया भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा होते हुए भी कई एकात्मक विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, एक समान नागरिकता और सर्वोच्च न्यायपालिका है, आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। कहा गया भक्ति आंदोलन के प्रभाव के विस्तार का वर्णन करना है। देखिए, भक्ति आंदोलन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक गहरा परिवर्तन लेकर आया। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की उपासना को सरल बनाना और जाति भेद, पाखंड, अंधविश्वास को समाप्त करना था। इस आंदोलन ने जनता को कर्मकांड से दूर रहकर प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। दक्षिण भारत में अलवार और नायनार संतों ने इसे प्रारंभ किया, जबकि उत्तर भारत में कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, नामदेव, रविदास आदि ने इसे आगे बढ़ाया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे नाम हैं तो आप 2-3 फेमस नाम लेकर के आदि वर्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाया। इसने क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली के विकास में भी योगदान किया। इस आंदोलन ने सामाजिक एकता, नैतिकता, समानता और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया तथा भारतीय समाज में सुधार की दिशा दिखाई। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 48 पे। अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था। देखिए, उत्तर में आपको लिखना है अबुल फजल अकबर के दरबार का प्रमुख विद्वान, इतिहासकार और नवरत्नों में से एक था। वो आईना-ए अकबरी और अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखक था, जिनमें अकबर के शासन, नीतियाँ, प्रशासन और संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है।
अबुल फजल ने अकबर के धार्मिक नीति सुलह ए कुल का समर्थन किया, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने दीन ए इलाही नामक नई धार्मिक नीति बनाने में भी सहयोग दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबा होगा। उसने अकबर को साम्राज्य के कुशल प्रशासन, राजस्व नीति, भूमि व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली के सुधार में परामर्श दिया। अबुल फजल की बुद्धिमत्ता और सहिष्णु विचारधारा ने मुगल दरबार को एक प्रगतिशील और बहुधार्मिक केंद्र बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में। कहा गया कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, इससे राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। देखिए, इसमें आपको लिखना है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की पहली व्यापक स्वतंत्रता की चिंगारी था। यद्यपि ये सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिला दिया। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। कई भारतीय राजा, रानियों, सैनिकों और आम जनता ने मिलकर इस विद्रोह में भाग लिया, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई। इसने भारतीयों में विदेशी शासन के प्रति विरोध और स्वतंत्रता की आकांक्षा को जन्म दिया। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई, जिससे लोगों में असंतोष भी बढ़ा। यही असंतोष आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय हुई। तो ये था पूरा आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। देखिए, कहा गया संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। देखिए, संविधान सभा ने भाषा विवाद भारत की विविधता के कारण एक गंभीर विषय था। संविधान सभा में भाषा विवाद भारत की विविधता का कारण एक गंभीर विषय था। उत्तर भारत के सदस्य हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, जबकि दक्षिण भारत के पूर्वी भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे। अंततः एक समझौता किया गया, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, परंतु अंग्रेजी को संवैधानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलाने का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने की स्वतंत्रता दी गई। इस संतुलन नीति से देश की एकता बनी रही और भाषा के कारण होने वाले विभाजन से बचाव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में। कहा गया कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे। आइए आंसर को देखते हैं। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे। उनके शासन में साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक फैल गई। वे न्यायप्रिय, कुशल शासक, प्रशासक और विद्या प्रेमी राजा थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। ठीक है, कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा नदी के तट पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई और किसानों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्ता माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। उनके समय में कला, साहित्य, वास्तुकला का स्वर्ण युग आया, इसलिए उन्हें विजयनगर का अशोक कहा जाता है। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं फ्री में क्रैश कोर्स लेकर आया हुआ हूं और वहां पर आप लोगों के फाइनल एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए आंसर को देखते हैं। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार में के नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च किया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा की और नमक बनाकर कानून तोड़ा। इससे अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ जनता में व्यापक विरोध उत्पन्न हुआ। नमक सत्याग्रह ने ग्रामीणों, महिलाओं, छात्रों और मजदूरों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास और एकता की भावना जगाई तथा ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ठीक है, तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब बच गया है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर उसमें है, लेकिन हम आप लोगों को उसका भी रिवीजन करवा देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए,
तो एक ही वीडियो में सारा हो जाएगा। चलिए फटाफट हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन करवा देते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला सवाल देखेंगे आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो है वो अज्ञात था। तो हड़प्पा सभ्यता में आपका जो है गाय, हाथी, कुत्ता था, लेकिन घोड़ा अज्ञात था। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल था आपका कि पूछा गया है कि मौर्य काल के में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो मौर्य काल में जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो हैं आपका पाणिनि। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, ये आपको बतानी है। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आंसर तो इसका पहले से है, लेकिन आप लोगों का रिवीजन हो रहा है ना, हमसे पहले आंसर कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा, तो इसीलिए आप लोगों का लास्ट में प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि थे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध चला था वो चला था 18 दिनों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो ये जो है बुद्ध की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, रिहला के लेखक कौन है। तो रिहला के जो लेखक है वो है आपका इब्ने बतूता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कहा गया कि किसका जन्म स्थान तलवंडी में था। तो किसका जन्म स्थान था तलवंडी में, कबीर का। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, कह रहा है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो कौन से युद्ध के बाद, तालीकोटा के युद्ध के बाद। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो पोलज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम कृष्णदेव राय। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था आपको बतानी है। तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में कि 1857 के विद्रोह के में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था आपका बेगम हजरत महल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था। तो ये किया था आपका वेलेजली ने। किसने किया था, वेलेजली ने। चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपको बतानी है। तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1931 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे आपका सी राजगोपालचारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है ये बतानी है। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको बतानी है। तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद है वो है आपका 395। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था। तो ये किया था आपका निकोलो कांटी ने। नैसार संत किसकी पूजा करते थे। तो ये जो पूजा करते थे ये करते थे आपका शिव की। ठीक है, किसकी, शिव की। इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। इब्ने बतूता ने जो रचना किया वो किया था रिहला का। अच्छा, इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। कौन भारत में नहीं है आपको बताना है। मक्का, आलू, टमाटर या इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा मूलतः भारत का नहीं है। तो ये सभी जो है विदेशी सब्जियाँ हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू जो है वो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर। तो जहांगीर ने लगाया था प्रतिबंध। तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो टोटल हम लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोग हमें किस ज़िला से प्यार दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।